Hello guys, myself Bhavar Singh going to teach you chapter Democratic Politics class 9th, chapter 2 Constitutional Design। इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन किया गया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अदर कॉन्स्टिट्यूशन से डिफ़र कैसे है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इन एवरी डेमोक्रेसी देयर इज़ अ नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरत होती है, क्योंकि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। देयर इज़ वन एग्जाम्पल इन द टेक्स्ट बुक इज़ गिवन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषता क्या है, फीचर क्या है। पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका। डॉक्टर मंडेला वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीका। दैट टाइम एज यू नो देयर वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट जस्ट लाइक इन इंडिया, और इन साउथ अफ्रीका आल्सो देयर वॉज द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड आप समझते हैं क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी बाय द वाइट्स अगेंस्ट द ब्लैक्स। जब गोरे लोग अंग्रेज़ और वहाँ के लोगों के साथ, ब्लैक्स के साथ, इंडियंस के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं तो इसको अपार्थीड कहते हैं। अपार्थीड इज़ द डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। डॉक्टर मंडेला ही वॉज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और एज यू नो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे इट वॉज फॉर्म्ड इन 1950। इन 1950 में फॉर्म हुई थी। और दैट टाइम व्हेन he opposed the British rule, when he opposed the policy of apartheid, discrimination against the blacks, he was imprisoned. डॉक्टर मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया और 1964 में जेल में डाल दिया गया। he spent there 28 years, 28 साल तक उन्होंने जेल में काटा है, जेल व्यतीत किया। पूरी अपना यंग एज डॉक्टर मंडेला को जेल में बितानी पड़ी with 7 followers leaders. Native people of South Africa, they were called blacks. They were called blacks. उन्हें काले कहते थे because these were the black people. The blacks, Indians, they were not permitted those places that were reserved for whites. अंग्रेज़ों के लिए जो प्लेस रिजर्व किए गए थे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रेन्स, बसेस, पार्क्स, बीचेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वेयर द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड। इसी को कहते हैं कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। वहाँ लिखा होता था द ब्लैक एंड इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने, आपको पता होगा कि सत्याग्रह किया था वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, इसी पॉलिसी के खिलाफ। और इट वाज अ न्यू वेपन दैट मेड गांधी जी वेरी पॉपुलर। तो इन 1950 ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड, फॉर्म की गई थी अगेंस्ट द वाइट रूल टू फाइट फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन जो किया गया उसकी लीडरशिप की थी डॉक्टर मंडेला ने, और ये 1950 में फॉर्म हुई थी। तो दे स्ट्रगल्ड, द पीपल स्ट्रगल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड लेटर मंडेला वॉज रिलीज्ड टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कि कैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। मंडेला वाज रिलीज्ड इन 1994 आफ्टर 28 years एंड ही गॉट इम्प्रिजन्ड। ही गॉट इंडिपेंडेंस इन अप्रैल 1994 एंड ही, जब वो आज़ाद किए गए तो देन साउथ अफ्रीका वाज आल्सो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन अप्रैल 1994।
और इट वाज अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं था, जब देश आज़ाद किया गया तो ये डिसाइड किया गया कि ब्लैक एंड वाइट्स दे मस्ट बी गिवन इक्वल पावर, देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड किया गया। और इसीलिए वाइट्स एंड ब्लैक्स बोथ वर गिवन द इक्वल पावर्स, ब्लैक एंड वाइट्स all were given not only the equal powers, they were also given the equal respect in the constitution. It was decided that no property of whites were be taken by the government. There are two national anthem, one for the whites and second for the blacks. The South African Constitution, it is the most democratic constitution in the world. आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका का है मोस्ट डेमोक्रेटिक है। इतने ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल, दैट आर नॉट गिवन इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के राइट्स नहीं दिए गए हैं। दीज पावर्स आर नॉट गिवन, सो इट इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज़ अबव ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, और ये डॉक्यूमेंट किसका होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस according which the government is formed and government rules the country. Or as you know, in the constitution that generates the trust and coordination among the people, कि लोगों में कैसे विश्वास पैदा हो, लोगों में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। आपको जानते हैं कि हर देश में डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, और जब इस तरह के लोग रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में यही होता है कि कैसे जो है लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। all should live with coordination, just like in our country, Hindus, Muslims, Sikh, Isai, Christian, that must live with coordination. It has been decided in the constitution. Constitution also specifies how the government should be formed, how it is constituted and how it works. कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे जो है वो वर्क करेगी। दियर पावर्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है। वो बताता है कि विच ऑर्गन, विच इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट को कौन कौन से पावर मिलने चाहिए, कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या हैं, पार्लियामेंट के पावर्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या हैं। ऑल दीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो आल्सो द प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स दैट आर गिवन टू द सिटीजन्स, एंड दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। और इट आल्सो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, इट आल्सो एक्सप्रेसेस एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की जो भावनाएं होती हैं, लोगों की जो सोच होती है, उसको भी एक्सप्रेस करता है। और दिस इज़ द रीज़न इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस देयर आर डिफरेंट आइडियल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफीज आर मेंशन्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। एज यू नो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और एट टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस देयर वाज पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस पर हमारे देश का डिवीज़न कर दिया गया बिटवीन टू कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स, इंडिया फॉर नॉन मुस्लिम्स। So that time there were communal rights, especially in Muslim majority population. In that 10 lakh people were killed or 20 lakh people were migrated. That is the estimate of the government. ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट कहता है कि 10 लाख लोग मारे गए थे, 20 लाख से ज़्यादा लोगों को, 80 लाख लोग, कुछ लोग कहते हैं 80 lakh people were migrated.
So this was the problem the government was facing that time. और नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स वर इन इंडिया। तो टू इमर्ज इन इंडिया दीज प्रिंसली स्टेट इट वाज आल्सो ग्रेट प्रॉब्लम। और थर्ड वाज इंडिया वाज वेरी पुअर दैट टाइम। तो इम्प्रूव द पॉवर्टी डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इट वाज आल्सो ग्रेट टास्क। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बनना चाहिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार चैलेंज भी दिया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं सकते, देश क्या चलाएंगे। सो दिस वाज द रीज़न कांग्रेस पार्टी टुक अ चैलेंज एंड इन 1928 अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू विद अदर मेंबर्स। और इन हिस्ट्री इट इज़ नोन एज नेहरू रिपोर्ट 1928। एक छोटा सा संविधान बनाया था, बना के दिखाया था, चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कांग्रेस की कि हम भी कानून बना सकते हैं और हम भी रूल कर सकते हैं। और एज यू नो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझते हैं आप कि व्हेन ऑल द एडल्ट्स आर गिवन right to vote, no discrimination on the basis of language, religion, culture, genders and of the reason. बेसिक वैल्यूज़ एक्सेप्टेड। और आपको मालूम है इक्वल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ऑल द वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंड। अब पहला काम ये होना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई जाए, कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। और उस समय पूरे देश में इलेक्शंस तो नहीं हो सकते थे, तो ये डिसाइड किया गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उन्हीं के मेंबर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। और कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट किए जाएंगे। और इस तरीके से द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वर इलेक्टेड इन इंडिया, और दीज वर 389. But when Indian constitution, India was divided into two. The Constituent Assembly was also divided, and Indian Constituent Assembly there were only 299 members. Or as you know, the Constituent Assembly, it was held in July 1946 and its first meeting was held on 9 December 1946. इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और उस समय देयर वर 299 मेंबर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1946 इज वाज अडॉप्टेड ऑन दैट डे। ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में। इट टुक 2 years 11 months 18 days, लगभग 3 साल बनाने में इसको लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। लॉन्ग डिस्कशन हुआ, लॉन्ग डिबेट हुई, क्लास टू क्लास डिबेट और डिस्कशन किया गया, और तब जा कर के ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 इज़ as celebrated और रिपब्लिक डे। क्योंकि आपको मालूम है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, तो उसको हमें याद रखना था। देश तो हमारा आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो हम 26 जनवरी भूल जाते। इसलिए 26 जनवरी was decided to make the Republic Day and 2 months was waited for that. Celebrated as Republic Day, 26 January 1950 was celebrated a Republic Day all over the country, and India became a complete nation. We had all ruling system, we had all our powers. Constitution Assembly, as you know, when there were elections, it was dominated by the Congress leaders. 80%, 82% members in the Constituent Assembly, these were कौन थे? द कांग्रेस लीडर्स। सो देयर वाज डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। इट्स प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के
जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ही वॉज द सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस, इसके चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटीज़। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कई कमेटीज़ बनाई गई थी। एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो लिखने का काम करती थी, एक अलग से फंडामेंटल कमेटी थी, एक अलग से, ऐसे कई कमेटीज़ थी। लेकिन जो ड्राफ्टिंग लिखने का काम करती थी उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। और इसीलिए कभी कभी उनको कहा जाता है कि द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसे नहीं तैयार किया गया। देयर वाज अ लॉन्ग डिस्कशन, डिबेट, 144 days there were held, and there was discussion class to class, और it was recorded also। हर डिबेट और हर डिस्कशन को रिकॉर्ड किया गया है, और इट इज़ इन 12 वॉल्यूम्स, और उसको 12 वॉल्यूम से रिकॉर्ड करके रख लिया गया है। अब नाउ व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, एज यू नो, देयर आर सम गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ हैं, सम प्रिंसिपल्स हैं, आइडियल्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं, और दीज आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द ड्रीम एंड प्रोमिसेस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे लीडर्स कांग्रेस के थे, अदर लीडर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनका जो ड्रीम था, जो सपना था, गांधी जी का जो राम राज्य का सपना था, जो प्रॉमिस उनसे किया गया था, उसको पूरा करने का प्रयास किया गया। गांधी जी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गांधी जी हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। लेकिन फिर भी मेन एडवाइस वाज टेकन फ्रॉम हिम, उनसे एडवाइस ली जा रही थी। और व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, दैट वाज इन्फोर्स्ड एज यू नो ऑन 26 जनवरी 1950। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू gave a speech, a special speech in the Constituent Assembly at midnight of 15th August 1947, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने क्या किया था, एक स्पेशल स्पीच दी थी अपने कंट्री के बारे में। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसको कहा जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। और ये स्पीच हमारी फ़िलॉसफी को बताती है, फ़िलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अगर इसकी फ़िलॉसफी क्या है, These philosophy, the philosophy of constitution is given in the preamble of the constitution। preamble जानते हैं क्या होता है? That is the introductory part, जो प्रस्तावना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, और ये है preamble in which all the philosophy, the principle, ideals, these are mentioned। तो in this there are different ideals। We the people of India, स्टार्ट में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भले इनडायरेक्ट इलेक्ट पीपल ने, लीडर्स ने इलेक्ट किया हो, रिप्रेजेंटेटिव ने इसको बनाया हो, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें कई आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सॉवरेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी की बात करता है, सुप्रीम पावर। हमारे कंट्री पर कोई दूसरा ना तो एडवाइस दे सकता है और ना कोई प्रेशर कर सकता है। हम अपने कानून मानने के लिए और बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, सुपर हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो बाद में ऐड किए गए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करता है, वेयर ऑल पावर मस्ट बी गिवन, ऑल सिटीजन मस्ट बी एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। इस सभी की ज़रूरतें पूरी की जाएँ। और जस्टिस, हम सेकुलर, एज यू नो इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर स्टेट है। इट मीन्स देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर गिवन इक्वल स्टेटस, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द रिलीजन्स, ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू प्रोपेगेट, टू प्रोफेस देयर ओन रिलीजन। Democratic, India is a democracy because in India the government is elected by the people, directly or indirectly. President, Prime Minister, Council of Minister, members of Parliament, all these are elected by people. Republic, India is a republic state. क्यों रिपब्लिक है? Because head of the country in India, that is elected by people. Who is the head? The president of the country।
उसको हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जस्टिस, न्याय की बात करता है। एज यू नो, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो फंडामेंटल राइट पहला है वो राइट टू इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है। ऑल द सिटीजन्स आर गिवन इक्वल पावर्स, इक्वल रिस्पेक्ट। सोशल जस्टिस की भी बात करता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन इज गिवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज। लिबर्टी, फ्रीडम की बात करता है। और आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। 6 फ्रीडम्स वी आर एंजॉयिंग टुडे। राइट टू इक्वालिटी, इक्वल पावर्स आर प्रोवाइडेड, द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी आप समझते हैं क्या होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स द ब्रदरहुड, भाईचारा, ये फ्रेटर्निटी की बात करता है। और इंडिया में आपको मालूम है देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी, सो ब्रदरहुड to live with harmony, it is very necessary, and this is the reason Indian constitution tries to maintain fraternity in the country. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अरेंजमेंट भी किए गए हैं। जैसे क्या किया गया है कि डिफरेंट ऑर्गन्स आर गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में भी उनके पावर्स डिवाइड कर दिए गए हैं। आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के बीच में पावर डिवाइड कर दिए गए हैं। कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को भी किए दिए गए हैं, पंचायती राज सिस्टम लाया गया है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। और देयर आर 3 ऑर्गन्स, आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारे संविधान को ज़रूरत पड़ने पर अमेंड चेंज किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं, और इसके लिए 3 टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। एक तो सिंपल अमेंडमेंट होता है विद द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एक स्पेशल अमेंडमेंट होता है जो स्पेशल प्रोविज़न होते हैं उनके लिए, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ बेसिक फंडामेंटल अमेंडमेंट होते हैं, वो इतने आसान नहीं होते, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ द कहा जाता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें चेंज ला सकते हैं। एज यू नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब ये बनाया गया था 395 आर्टिकल्स एंड जो है आर्टिकल्स थे, और इसमें जो है 7 शेड्यूल्स थी। आज क्या है 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 9 शेड्यूल्स थी। तो धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंज भी होता रहता है। 100 से ज़्यादा चेंजेस हो चुकी, अमेंडमेंट हो चुके हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस आर टेकन। जैसे हमने एक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये लॉ मेकिंग प्रोसेस हमने ब्रिटेन से ली है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिए हैं। इमरजेंसी पावर्स जर्मनी से लिए हैं। ऐसे ही फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड। यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली है। तो इस तरीके से हर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट आइडियल्स ली गई हैं, और तब जा कर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशंस में एक है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कहे जाते हैं उनमें एक है, और इसी से हमारी डेमोक्रेसी सक्सेस है। और आप देख रहे हैं 80 वर्ष होने को हैं, और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरीके से काम करता जा रहा है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया, जबकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें कई बार कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करना पड़ा, जैसे फ्रांस है, लेकिन नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क करता जा रहा है। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइनिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया गया, क्या वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है
हिस्ट्री पॉलिटी पॉइंट। माई सेल्फ भंवर सिंह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।